यस, यहाँ पर पहुंच गए थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 24 में स्पीड ऑफ एफ्लक्स बतानी है। ये 3 मार्क्स का आर्टिकल आपको पेपर में आ सकता है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, इसका मतलब ये होता है किसी टैंक के अंदर आपने पानी भर लिया, यहाँ से आपने एक होल ओपन कर दिया, जहाँ यहाँ टैप लगा दी। जब पानी यहाँ से बाहर आएगा, वो नीचे गिरेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी? दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब बच्चों, इसके अंदर स्पीड ऑफ एफ्लक्स में आपने अकेली बर्नौलीज थ्योरम लगानी है। यहाँ तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई हुई है। इस जो यहाँ पर दिखाया हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, इसके अंदर यहाँ पर एरिया, यहाँ पर वेलोसिटी, और इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस की वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिखी हुई। दूसरा हमने क्या लगाया हुआ है इस पॉइंट पर, ये हमारे पास 2 नंबर है, ये नंबर 1 है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तीनों पॉइंट पर, पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर एनर्जी बर्नौलीज थ्योरम लगाई हुई है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम बोलती है प्रेशर, किनेटिक, पोटेंशियल तीनों का सम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो वही हमने यहाँ पर लगाई है। लगाने से हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी स्पीड से पानी बाहर आएगा। तो यही हमने पता करना था, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसके बाद वेंचुरी मीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के चांसेस कम है। वेंचुरी मीटर किस लिए यूज किया जाता है? इससे हम बच्चों, जो लिक्विड होता है उसका रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए जो एपरेटस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखो, ये एक, यहाँ पर एरिया ज्यादा और एरिया A1, वेलोसिटी V1। यहाँ पर इस पॉइंट पर एरिया A2, वेलोसिटी V2। इस इन एरियाज की डिफरेंस की वजह से हम लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए। इन दोनों पॉइंट पर, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, दोनों पर वही बर्नौलीज थ्योरम लगाई हुई है, प्रेशर, किनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो, थर्ड वाली एनर्जी तो जीरो ही होगी, यहाँ पर भी जीरो होगी, थर्ड वाली एनर्जी यहाँ पर भी जीरो होगी और यहाँ पर भी जीरो होगी। अकेली प्रेशर और किनेटिक एनर्जी, प्रेशर और किनेटिक एनर्जी दोनों पॉइंट पे लिखी है। दोनों को रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर V2 V1 की जगह A1 A2 पुट कर लिया, तो ये चीज आ गई हमारी प्रेशर डिफरेंस। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस आया वो हमने एरिया की वजह से निकाल लिया। प्रेशर डिफरेंस तुम्हें पता है HROG होता है, उसके इक्वल रख दिया। तो हमारे पास बच्चों ये फर्दर आ गया हमारे पास, ये क्यू मेजर कर लिया इससे, क्यू यानी वॉल्यूम फ्लो रेट हमने इससे मेजर कर लिया। ये पढ़ने वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। इसके बाद सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन, जो लिक्विड होता है उसका जो सरफेस है, ये वाला ऐसे सरफेस होता है, उसके सरफेस पर जो फोर्स लगती है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसकी ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर की एप्लीकेशन आपको पेपर में आ सकती है। 2 नंबर की एप्लीकेशन के अंदर एक तो हमारे पास आता है, एक तो आपने देखा होगा जो मरकरी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो स्फेरिकल शेप में होती हैं ऐसे। अगर जितनी बड़ी होती है उतने वो फ्लैट हो जाती है, होती रहती है। तो ये भी ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आपने देखा होगा कोई भी जो नीडल है स्पॉटेड ऑन अ वाटर सरफेस, ये उसने नीडल का दिखाया हुआ है, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो नीडल पानी के अंदर डूब जाती है। ये दिखाया हुआ है कोई फ्रेम है, फ्रेम में अगर आप थ्रेड रख दोगे उसमें, उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबो दोगे, तो उस पर वो ऐसे सफियर बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये तीनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर की कोई भी एप्लीकेशन तीनों में से पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है, जैसे ही आप किसी ब्रश को पानी के अंदर डालते हो, तो वो ऐसे उसके जो ये होते हैं ब्रश के, है ना, ये, तो ये जब पानी में डालते हैं तो
अलग अलग हो जाते हैं, जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, मिनिमम एरिया मतलब वो करते हैं जब इसको पानी से बाहर निकालते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये आपने पढ़ना है। तीनों ये चारों एप्लीकेशंस में सरफेस टेंशन की एक एप्लीकेशन आपको पेपर में आ सकती है। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 मार्क्स का आर्टिकल आपको पेपर में आ सकता है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन दोनों में रिलेशन बताना है। हमें बताना है सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या है, राइट यूनिट एंड सरफेस टेंशन, आल्सो प्रूव सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ये आर्टिकल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमें 3 मार्क्स का आएगा। हमने ये प्रूव करना है सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होती है। पहली बात तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इस सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है बच्चों। इसके अंदर क्या है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन के अंदर क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा हुआ है, ये उसका सरफेस है। जब हमने उस पर फोर्स लगाई इधर को, यानी लिक्विड का हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ये सॉफ्ट फिल्म है, इसका इधर को खींच के इस पर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो पीछे को क्या लगेगी, सरफेस टेंशन लगेगी। बच्चों जो हमने फोर्स लगाई, तुम्हें पता है सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। एक्चुअली इसके अंदर दो सरफेस टेंशन लगेंगे क्योंकि दो सरफेस होंगे, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, तो दो सरफेस टेंशन लिखी है 2 सिग्मा इंटू एल। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया इसको x, तो वर्क डन आ गया, फोर्स निकाल ली है, डिस्प्लेसमेंट x हो गया बच्चे। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, कितना एरिया, ये वाला कितना एरिया इंक्रीज हो गया हमारे पास, लेंथ ये कितनी है x, ठीक है। और हमारे पास जो एरिया होगा इसकी लेंथ, फ्रंट वाली सरफेस की लेंथ और बैक वाली सरफेस की लेंथ, तो एरिया हो गया 2LX। सरफेस एनर्जी होती है वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन निकाल लिया आपने ऊपर, ये एरिया निकाल लिया, ये दोनों को डिवाइड कर दिया, तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर आ गई। यही हमने प्रूव करना था। ये आर्टिकल 3 नंबर का पेपर में आपको आ सकता है, और ये आर्टिकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये भी 3 नंबर का आपको पक्का, ये आर्टिकल भी 3 नंबर का पक्का। दोनों में क्या है, एक ड्रॉप है, ड्रॉप का साइज बढ़ रहा है यानी एरिया बढ़ रहा है, तो एक्सेस प्रेशर अंदर क्या होगा, क्योंकि अगर ड्रॉप का साइज बढ़ रहा है इट मीन अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो कितना एक्सेस प्रेशर है, कितना प्रेशर अंदर ज्यादा है, वो हमने निकालना है बच्चों। पहले तो ड्रॉप है ये वाली आपको दिखाई है जिसका रेडियस आर है, प्रेशर अंदर पी है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, इनिशियल सरफेस एरिया, हमारे पास प्रेशर क्या होता है, बच्चों पहले तो ये सरफेस है, ये वाली बॉडी ड्रॉप ऐसे होगी तो इसका एरिया होगा 4πr²। अगर प्रेशर अंदर ज्यादा है तो इसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से एरिया बढ़ेगा, तो 4πr में क्या हो जाएगा, dr प्लस हो जाएगा, ये अब एरिया हो जाएगा ड्यू टू अंदर प्रेशर ज्यादा होने से। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, माइनस कर दो तो ये वाला इंक्रीज इन एरिया आ गया। अब बच्चों हमने वर्क डन, कितना वर्क डन होगा इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया इंटू टेंशन। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज किया बच्चे, 8πr/dr, सरफेस टेंशन कितनी है, सिग्मा। तो वर्क डन वैसे किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल होता है, यस। अब बच्चों फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, प्रेशर पी, एरिया कितना है हमारे पास, पहले πr², 4πr², डिस्टेंस कितना कवर किया, dr। इसको, इस वर्क डन को इस वर्क डन के इक्वल रख दो तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अगर हम सॉप की जगह बबल ले लें, बबल के अंदर बच्चों आपने क्या करना है,
बबल में आपने दो सरफेस कंसीडर करने होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जो प्रेशर सिंगल की वजह से 2 सिग्मा बाय आर आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा बबल का। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले अगर आपको बबल का आता है, पहले आपने यहाँ तक प्रूव करना है, तो उसके बाद ये आप लिख सकते हो। और बच्चे अगला टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। कहता है जैसे ये लिक्विड है, ये हमने लिक्विड इसके अंदर डाला हुआ कंटेनर के अंदर। जब लिक्विड को कंटेनर के अंदर डाला हुआ है, ये कंटेनर है, उसका टेंजेंट है, ये लिक्विड है, उसका टेंजेंट है, दोनों में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा लेस देन 90 होता है बच्चे। अगर मैं बात करूंगा मरकरी डाल दूं, मरकरी का सरफेस ऐसा होगा, तो टेंजेंट लिक्विड का ये है, कंटेनर का ये है, तो ये एंगल थीटा बना विच इज ग्रेटर देन 90। ये किसमें होता है बच्चे? ये होता है मरकरी के केस में। कन्वेक्स एंगल बनता है, कनकेव एंगल बनता है वाटर के केस में। अगर हम प्योर वाटर रखते हैं तो उसका सरफेस ऐसा होता है, तो यानी थीटा बनता है 90 डिग्री। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बताया हुआ है। एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होती है। लिक्विड वेट्स द लिक्विड सरफेस, जो आपको पता है लिक्विड का ये वाला सरफेस इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के अंदर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होती हैं। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? लिक्विड के मॉलिक्यूल और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, वो सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स से ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस को के साथ चिपक जाता है और उसका शेप जो होता है थीटा लेस देन 90 बनता है, एक्यूट एंगल। मरकरी के केस में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है बच्चे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ये इन्होंने बताया हुआ है शेप ऑफ अ लिक्विड इन मेनिस्कस नैरो ट्यूब। वही मैंने अभी आपको जो बताया शेप, मरकरी के अंदर जो शेप है वो आपकी कन्वेक्स बनती है, वाटर के अंदर कनकेव बनती है। इसमें थीटा लेस देन 90, इसमें थीटा ग्रेटर देन 90। इन्होंने ये भी बताया हुआ ये आया कैसे, बट ये बहुत रेयर इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आया है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है, बस आपने शेप्स याद रखनी है। और इसके बाद कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी ये पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। एप्लीकेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन, पहली बात तो कैपिलरी क्या होती है? वेरी फाइन ट्यूब को जब किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर लिक्विड उस ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी की एग्जांपल्स हैं, जैसे एक आप आपको पता है कोई ऐसे हमारे पास एक हमने वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, जो दिया होता है ना, उसके अंदर हमने ऑयल वगैरह डाला है, तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो अपने आप ये जो इसकी कॉटन होती है ये इसको सॉक करती जाती है, अपने आप इसका हाइट तक राइज करती जाती है, यहाँ तक पहुँचता रहता है, और ये कंटेनर के अंदर ये जो लिक्विड होता है, ऑयल होता है, ये बर्न होता रहता है और ये चलता रहता है। तो ये ऐसी एग्जांपल है, टॉवल की भी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपने पढ़नी है। इसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन मेरी गारंटी है पक्का आएगा, 100% श्योर। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला क्या होता है? जब किसी लिक्विड को कंटेनर के अंदर जब किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड कंटेनर के अंदर डालते हैं तो उसकी कुछ हाइट जो लिक्विड की उस ट्यूब के अंदर राइज कर जाती है, ये इतनी हाइट राइज करेगी। तो कितनी हाइट ये राइज की है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा बच्चों, अभी हमने किया एक्सेस प्रेशर लिक्विड का, मतलब जो ड्रॉप होती है, ड्रॉप के अंदर और बाहर प्रेशर जो होता है वो 2 सिग्मा बाय आर होता है, ये आपने अभी किया है। जब ये लिक्विड राइज कर जाता है तो इसका सरफेस कुछ ऐसा होता है कंटेनर के अंदर। अगर वाटर की बात करूंगा, वाटर में ऐसा होगा सरफेस। तो यहाँ पर एक पूरा इसको इमेजिनरी मैंने ड्रॉ कर लिया स्फीयर, इसको पूरा इमेजिनरी यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ये एक ट्रायंगल बन गई, एक रेडियस आर, ये कैपिटल रेडियस आर। जो जो ये स्मॉल आर रेडियस है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब है बच्चों। जो स्मॉल आर रेडियस है
वो है रेडियस ऑफ द ट्यूब, एंड कैपिटल आर जो रेडियस है, जो मैंने ये इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया उसका रेडियस है। ठीक है यहाँ तक। तो अब इससे ना एक cos थीटा निकाल लिया, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो ये प्रेशर आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तुम्हें पता है प्रेशर हाइट की वजह से कितना होता है, एच रो जी, दोनों को इक्वेट कर लो तो एच की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर अगर मैंने ये, अगर आप ध्यान से देखो, मेनिस्कस का मैंने लिक्विड नहीं कंसीडर किया, इसके अंदर इस सरफेस के अंदर कितना लिक्विड है उसको हमने इग्नोर किया। अगर हम उसको भी काउंट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है ना, इफ वी काउंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन इन मेनिस्कस, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला आपने ये करना है सफिशिएंट हाइट। सफिशिएंट हाइट के अंदर हमारे पास ये ट्यूब है। अगर हम ट्यूब का साइज छोटा कर दें तो ये जो पानी है वो बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आता। कब तक नहीं आता? उस हाइट को हम सफिशिएंट हाइट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर स्फीयर, जो ये सरफेस था, स्फीयर छोटा है, लेकिन जैसे जैसे पानी ऊपर तक पहुंचेगा तो ये अ, अपना स्फीयर का साइज बड़ा होता जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर ये बताया हुआ है इसने कि एच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी हाइट कम होने से ये स्फीयर का रेडियस क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ता रहता है। ठीक है, यही इन्होंने बताया हुआ है इस चीज में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का साथ के साथ एसेंट फॉर्मूला के साथ ये 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। इसके बाद ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ना है कि मेनली रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन अ लार्ज सीज्ड वुडन स्लीपर्स। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के अंदर एक वुडन वो लगाए होते हैं, ऐसे वुडन साइज स्लीपर्स लगाए होते हैं। वो जस्ट टू इंक्रीज द लाइक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए लगाए जाते हैं। एप्पल कट, ये भी आप पढ़ लेना। और पैसेंजर, ये पैसेंजर एडवाइज टू रिमूव द इंक फ्रॉम द पेन व्हाइल गोइंग इन एन एरोप्लेन, इसको भी पढ़ लेना। straws are used in such soft drinks, ये भी पढ़ लेना। air bubbles rise bottom to the top, in water rises from bottom to top, grows in size। आपने देखा होगा एयर जो ये बबल्स होते हैं साइज बढ़ता रहता है, जैसे अगर टॉप से ऊपर और बॉटम से ऊपर को जाते हैं। ये पढ़ लेना, सिंपल से क्वेश्चन है। इजियर टू स्विम वाला, इसके बाद मर्करी वाला भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% श्योर क्वेश्चन है। व्हाई डज अ स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर डांस अबाउट ऑन द वाटर सरफेस। आपने कैम्फर देखा होगा, उसको वो वाटर के ऊपर मतलब है डांस करता रहता है, जंपिंग करता रहता है। ये क्यों होता है, इसको पढ़ लेना, सिंपल है। व्हाई डू क्लाउड्स सीन फ्लोटिंग इन द स्काई, ये भी पढ़ लेना आप, ये क्वेश्चन है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको टिक लगा रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। ये वाले न्यूमेरिकल वैसे तो आप जितने मैंने आपको दिए हुए हैं सारे पढ़ लिया करो, लेकिन एटलीस्ट ये जो टिक वाले हैं वो तो कर लेना। मैंने पहले ही बहुत कम दिए हुए हैं इसमें न्यूमेरिकल आपको, ये वाला और ये वाला। दैट्स इट, ये चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसके बाद। इसके बाद अगला चैप्टर, एक मिनट, फ्लूइड हो गया, kinetic theory of gases oscillation, thermal properties of matter। ओके, फ्लूइड के बाद है थर्मोडायनामिक का, थर्मोडायनामिक कर लेते हैं फिर, कोई बात नहीं। यस बच्चों, थर्मोडायनामिक की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक के अंदर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, इसको आप पढ़ लेना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वैसे पढ़ने वाला ही है भी, मतलब ए बी सी, अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम हो
सॉरी ए और सी का टेम्परेचर सेम हो तो ए और बी और सी का टेम्परेचर सेम हो तो ऑटोमेटिकली ए और बी का सेम हो जाएगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। इसके बाद पढ़ लेना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, किसी भी सिस्टम को जब आप हीट देते हो वो दो पार्ट में यूज होती है, एक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, टू परफॉर्म द वर्क डन। ये पढ़ने वाला ये आर्टिकल। इसके बाद बच्चों सीपी माइनस सीवी का रिलेशन, मेरी गारंटी है ये आएगा 3 मार्क्स का आपको पक्का पेपर में, 100% श्योर। इसको अगर आपने करना है थोड़ा बहुत, मैं आपको फटाफट क्विक रिवीजन दे देता हूँ इसकी। अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दी है वो दो पार्ट में यूज होगी, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस टू परफॉर्म अ वर्क डन। वर्क डन को हम पीडीवी लिख सकते हैं। अगर हीट आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी तो वॉल्यूम में चेंज जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है क्यू अपॉन टी होती है। क्यू, अगर ये पीडीवी जीरो हो गया बच्चे, क्यू की जगह मैं अकेला डेल्टा यू लिख सकता हूँ, डेल्टा यू अपॉन टी, ये लिख दिया। सीपी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। इसके अंदर आपको पता है अगर डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी होती है, डेल्टा यू प्लस पीडीवी होती है। डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस पीडीवी रख दी यहाँ पर हम। ठीक, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, सीवी। इसकी जगह लिख दिया सीवी, सीवी उधर चला गया तो ये हमने सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये मैंने यहाँ तक कर दिया। तुम्हें पता है पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद पी डेल्टा वी अपॉन टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ आर। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 3 मार्क्स का, इसको करना है आपने ध्यान से। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सिंपल है, आप इसको पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिससे सिस्टम में थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम रहे बस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको पढ़ना है बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है इसको एक बार रीड कर लेना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम में चेंज हो तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, इसकी कंडीशंस जरूर पढ़ लेना, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। वॉल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो। वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए और प्रोसेस स्लो होना चाहिए। ये मैंने आपको रीजन वगैरह आपको डिफाइन किए हुए हैं, जस्ट यहाँ पर आप इसको रिवाइज कर लो एज इट इज। इसके बाद आइसोथर्मल का वर्क डन 3 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आइसोथर्मल का वर्क डन 3 मार्क्स का आपको पेपर में आता है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। तुम्हें पता है बच्चों, अगर कोई ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई गैस डाल लिया, ठीक है, अगर पिस्टन ऊपर को जा रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएक्स, प्रेशर एरिया इनटू डिस्टेंस को बोलते हैं वॉल्यूम। तो वर्क डन आ गया पीडीवी, टोटल इंटीग्रेट कर दो इसकी, वॉल्यूम V1 से V2। पीवी की वैल्यू आपको पता है एनआरटी होती है, पी की वैल्यू एनआरटी अपॉन वी हो गया, वो यहाँ पर पुट कर दो, पी की वैल्यू इंटीग्रेट कर दो तो आपका वर्क डन आ जाएगा ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस। 3 नंबर का आर्टिकल। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अगर अपने पास हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम में, नो हीट एक्सचेंज, यानी ये इसको पूरा का पूरा आइसोलेट कर दिया सिस्टम को, ठीक है ना, कोई हीट पास नहीं हो रही, तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है। इसकी कंडीशंस भी याद कर लेना। कंडीशंस इसकी कौन कौन सी होती हैं, अग वॉल्स जो होनी चाहिए वो क्या कहते हैं, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए पहले, और प्रोसेस सडन होना चाहिए, एकदम से प्रोसेस होना चाहिए। अब बच्चों ये एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पेपर में। एडियाबैटिक की कंडीशन टी वी पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, ये प्रूव करनी है। इसको अगर आपने प्रूव करना है, फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये, वर्क डन का फॉर्मूला ये। अगर एडियाबैटिक होगा तो डी क्यू जीरो हो जाएगा, तो डी क्यू जीरो कर दो, डी यू प्लस डी डब्ल्यू रहेगा, डी यू की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, डब्ल्यू की डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है पीडीवी वो पुट कर दो, ये चीज आएगी यहाँ। पीवी इज इक्वल टू आर टी होती है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डी टी यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो डी टी की वैल्यू को, तो ये चीज बन गई। इसको रीअरेंज करना है, यहाँ तक पहुंच जाओगे आप, डिवाइडिंग बोथ साइड सीवी पीवी के साथ डिवाइड कर दो तो ये चीज बन जाएगी।
अब आगे इसको फर्दर बच्चों आपने इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ 1/p की log p आ जाएगी, 1/v की log p आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ तक देख लो आप। PV इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एडियाबेटिक की अनदर कंडीशन है, लेकिन हमें T की फॉर्म में चाहिए। PV इज इक्वल टू RT होता है, V इज इक्वल टू RT अपॉन P होता है। V की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक, यहाँ तक एडियाबेटिक का वर्क डन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडियाबेटिक का वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला वही प्रेशर इनटू सॉरी फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्टेंस को वॉल्यूम लिख सकते हैं। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। प्रेश इसकी जो कंडीशन थी एडियाबेटिक की, पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी की वैल्यू जो निकाल ली वो इसके अंदर पुट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, आपका वर्क डन आ जाएगा एडियाबेटिक का, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद बच्चों हीट इंजन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीट इंजन, हीट इंजन क्या है? जिससे हम हीट से मैकेनिकल वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। हीट इंजन के अंदर चार पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स क्या होता है बच्चे? जो जहां पर हीट स्टोर होती है। इंजन क्या करता है? वहां से हीट अब्जॉर्ब करता है, उस हीट से वर्क करता है, वर्क करने के बाद जो वेस्ट हीट का बच जाता है वो जहां पर छोड़ता है उसको बोलते हैं सिंक। ये तीन मेन पार्ट होते हैं हीट इंजन के अंदर। अब हीट इंजन में कोफिशिएंट और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है? वर्क डन बाय इंजन अपॉन हीट अब्सॉर्ब। वर्क डन जो होता है बच्चे, वो वर्क डन कितना होगा? जितनी हीट इसने अब्सॉर्ब की माइनस जितनी रिजेक्ट की, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, उसको बोलेंगे वर्क डन। राइट, ये वर्क डन हुआ। कितनी हीट अब्सॉर्ब की थी इसने, इंजन ने? Q1 हीट अब्सॉर्ब की थी, यानी वर्क डन अपॉन हीट अब्सॉर्ब, दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसके बाद बच्चों बात करते हैं गिव टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने दो स्टेटमेंट दी थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, कहता कोई ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते जो कुछ हीट को सिंक में लॉस किए बिना वर्क करे। यानी हमेशा जब इंजन हीट अब्सॉर्ब करेगा रिजर्वायर से तो कुछ हीट सिंक के अंदर वेस्ट होगी ही होगी। तो यानी इंजन की एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ये हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी। फिर इसके बाद क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने ये कहा था जो रेफ्रिजरेटर होता है वो जब मतलब वो जब लो टेम्परेचर से हीट लेता है, यानी सिंक से हीट लेता है। अगर हमने सिंक से वर्क करना है, उल्टा हीट इंजन के ऑपोजिट काम करना है, यानी सिंक से हीट को इजेक्ट करना है, यहाँ उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। जब हम सिंक से हीट को इजेक्ट करेंगे तो हमें एक्सटर्नल कोई एजेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइक, तो उसको बोलते हैं हम ये क्लॉसियस स्टेटमेंट। वी मतलब इट इज इम्पॉसिबल सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर अ बॉडी टू अनदर एट अ हायर टेम्परेचर, फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर एट हाई टेम्परेचर। अगर लो से हाई टेम्परेचर पे वर्क करना है तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की नीड पड़ेगी, ये रेफ्रिजरेटर में होता है बच्चों। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आप लिमिटेशन भी पढ़ सकते हो। कार्नोट हीट इंजन, ये 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले तो कार्नोट हीट इंजन एक इमेजिनरी इंजन था, आइडियल इंजन था जो रिवर्सिबल था, जो हीट इंजन हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। इसके कुछ पार्ट है, सोर्स, सिंक और इंजन, ये वो मैंने आपको तीनों पार्ट बताए थे, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली बच्चों, इसके अंदर समझो, जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई गैस डाली हुई है, ये पिस्टन है। सबसे पहले इस कंटेनर को क्या किया जाता है? सोर्स के ऊपर रखा जाता है, तो सोर्स से हीट कंटेनर के अंदर जाती है। ये वाली वॉल, ये जो लास्ट वाला बेस है,
वो कंडक्टिंग होता है, बाकी सारी वॉल्स इंसुलेटिंग है। यानी जो रेड वाली मैं बना रहा हूँ वॉल्स, वो सारी इंसुलेटिंग है। ये वाली भी इंसुलेटिंग है, ये वाली वॉल भी इंसुलेटिंग है, और ये वाली वॉल भी इंसुलेटिंग है। इसके अलावा जो कंडक्टिंग वॉल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ब्लू वाली वॉल जो है कंडक्टिंग है। जब आप इस पिस्टन को, कंटेनर को इस सोर्स के ऊपर रखते हो तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये इसको इसके ऊपर रखा जाता है, हीट एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। अब जो एक्सपेंशन होती है वो टेम्परेचर कांस्टेंट पर होती है, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये फर्स्ट स्टेप है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, Q1। ठीक है, जब हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं Q1, तो प्रेशर गैस का P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। जब हम बी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर फिर T1। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एक्सपेंशन हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है सिस्टम। तो हमारे पास ए से बी तक इसने दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया ही हुआ था। इसी तरह बच्चों एडियाबैटिक, अब जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इस कंटेनर को, इस पिस्टन को उठा के इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा जाता है। इंसुलेटिंग पैड से रखने से ये जो लास्ट वाली वॉल है, ब्लू वाली साइड है, वो भी नॉन कंडक्टिंग हो जाती है। यानी पूरा ये आइसोलेट हो जाता है, इंसुलेट हो जाता है पूरा सिस्टम। इंसुलेट होने से क्या हो जाता है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक हो जाता है, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होती। कंटिन्यूसली एक्सपेंशन तो चल ही रही थी, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको वर्क डन का पता है, जो मैंने आपको ऊपर करवाया था अभी। ये दिखाया हुआ बी से सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, यानी टेम्परेचर चेंज होगा, T1 से T होगा, T2। टेम्परेचर मान लिया T1 से T2। फिर इसके बाद बच्चों थर्ड प्रोसेस होता है, इस कंटेनर को उठा के दोबारा फिर कहां पर रखा जाता है, सिंक पर, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2। जब इसके ऊपर रखेंगे तो यहां से हीट निकलेगी और सिंक में जाएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर। तो अब कंप्रेशन हो रही है, हीट निकल रही है, तो सी से लेकर डी तक कंप्रेशन हो रही है टेम्परेचर कांस्टेंट पर, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद ये दोबारा फिर हम इसको कहां पर रख देते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर। जब हमने अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, तो फिर ये एडियाबैटिक हो गया पूरा, थर्ड वॉल भी नॉन कंडक्टिंग हो गई, लेकिन कंटिन्यूसली जो कंप्रेशन है वो चल रही थी। तो डी से ए तक एडियाबैटिक कंप्रेशन चल रही है, ये डी से ए तक आपको पॉइंट दिखाया गया। ये तो पूरा एक साइकिल बन गया। ठीक, इसको कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, चार प्रोसेस थे, चार स्टेप थे इसकी। चारों को ऐड करके सभी का वर्क डन निकाला, वर्क डन आएगा, ये क्लोज साइकिल का वर्क डन, ये पूरे साइकिल का वर्क डन आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ज्यादा अच्छी तरह समझना है तो मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दिया हुआ, उसके अंदर भी समझ सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आपको रिवाइज करवाया मैंने, ओवरव्यू दिया है। इसके बाद कार्नोट थ्योरम। Carnot theorem है, it states that no engine working between two given temperature can have efficiency greater than that of Carnot engine working between the same two temperature, and the efficiency of Carnot engine is independent of the nature of the working substance। ये पढ़ने वाली थ्योरम है, कुछ ज्यादा इतनी वो नहीं है, खास नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, ये पेपर में भी कमी आती है कार्नोट थ्योरम। रेफ्रिजरेटर मैंने आपको बताया था उल्टा हीट इंजन के रिवर्स होता है। ये क्या करता है, सिंक से हीट लेता है, सिंक से इसने हीट लेनी है, ये Q2 सिंक से हीट लेनी। जब सिंक से हीट लेनी है तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी यानी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हीट जो सोर्स में चली जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, Q2 आ रही है, W आ रहा है, तो Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा बच्चे। ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर आप भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है जितनी हीट एब्जॉर्ब की Q2 अपॉन कितना वर्क हुआ। वर्क किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो
दोनों की रेशियो ले लो तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सीपीसीवी से ग्रेटर क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपसे पूछूं सीपीसीवी से बड़ा क्यों होता है, क्योंकि डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, फिर डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं बच्चे, मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, वर्क डन पीडीवी होता है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता तो वर्क डन 0 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। तो आप जितनी भी हीट दोगे वो डायरेक्टली किसके में यूज होगी, इंटरनल एनर्जी में होगी। ये किसके अंदर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर इंटरनल एनर्जी भी होगी, वर्क डन भी होगा। जितनी हीट दोगे वो दो पार्ट में यूज होगी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट आपको कम देनी पड़ेगी, यानी सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्वेश्चन था। ये आपको 2 नंबर का कंसेप्चुअल आ सकता है, डेरिवेशन के साथ भी मैंने आपको प्रूव करवा दिया। इसके बाद बच्चों आगे हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आपने करना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी वाला। किचन के डोर वाला भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल है कुछ, ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना पूरे साइकिल का, तो वर्क डन आ जाएगा। सीपीसीवी का न्यूमेरिकल एक कर लेना। और आपने इसका न्यूमेरिकल करना है, ये कार्नोट हीट इंजन का न्यूमेरिकल कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल भी। यस, बस बच्चों इतना बहुत है, इतना आपने करना है। एक लेक्चर मैंने और लगाना, मैं कुछ देर तक देखता हूँ, वो भी रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, पहले इतने तक आप कर लो।